Satisfaction lies in the effort, not in the attainment. This quote is said by महात्मा गांधी. दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा ये जो कोट कहा गया है उसका अर्थ समझते हैं. सेटिस्फैक्शन लाइज इन द एफर्ट, यानी सेटिस्फैक्शन जो होता है, संतुष्टि जो होती है वो प्रयासों में झलकती है, प्रयास में, ना कि उपलब्धि में. अर्थात हमें जो संतुष्टि मिलती है वो हम जितना प्रयास करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उसमें नजर आती है, सफलता में नहीं आती. इसलिए प्रयास करते रहें, इस उम्मीद में ना रहें कि हमेशा हमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी. चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसके है और एमपी बोर्ड के जो क्लास 12 की बुक है फ्लेमिंगो, द लास्ट लेसन, इसका चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं. इसके पहले हमने एक पार्ट 1 दिया था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे अन्य दूसरे और 10 क्वेश्चंस की. ये बड़े सिंपल है और ये क्रिटिकली थिंकिंग के लिए आवश्यक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी. तो चलिए प्रश्न हल करना शुरू करते हैं और साथ में हम आपसे जो भी डिस्कशन करेंगे वो एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते हुए हम एक्सप्लेन करें. ट्रांसलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन सिंगल टाइम कर दिया जाता है और वो बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये क्वेश्चन के आंसर रटना नहीं है बल्कि इन चीज़ों को समझना है कि यदि हम अपने स्वयं की मर्जी से कोई सेंटेंस लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे. तो बस इसीलिए हम इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन 11. What a thunderclap these words were to me, French. What were those words and what was their effect on French? Dear students, पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं. यह जो स्टूडेंट था फ्रेंच, उसके बारे में तो आपने स्टोरी में जरूर पढ़ा होगा. तो उसने जो कहा था What a thunderclap, थंडरक्लैप जानते हैं आप? बिजली की कड़क. क्या बिजली की कड़क थी. दिस वर्ड्स, ये दिस जो वर्ड लिखा हुआ है ये टी चाहिए, दिस का प्लूरल है, यानी उन शब्दों में कितनी कड़क थी. वर टू मी, जो मुझे दिए गए थे, ये फ्रेंच कहता है. व्हाट वेर दोज वर्ड्स, वो शब्द क्या थे. व्हाट वर दोज वर्ड्स, वो शब्द क्या थे. देखिए यहाँ पर दिस भी आया है, दोज भी आया है. दिस, ये दिस का पास्ट टेंस और दोज दैट का पास्ट टेंस, सॉरी प्लूरल नंबर, प्लूरल. दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज. इसलिए वो शब्द क्या थे. एंड व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन फ्रेंच, और इनका व्हाट वाज देयर इफेक्ट, उनका इफेक्ट क्या पड़ा था ऑन फ्रेंच मीन्स फ्रेंच पर. ओके, तो वो वर्ड्स क्या थे. व्हाट आर दोज वर्ड्स विच आर इफेक्ट ऑन फ्रेंच, जो फ्रेंच पर जिसने इफेक्ट किया था. आंसर देखते हैं, बड़ा सिंपल है इसको लिखना. एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट, एम हैमल ने उसके स्टूडेंट से कहा था. टोल्ड, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दिस सेंटेंस. एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट, एम हैमल ने अपने स्टूडेंट से कहा था. दिस इज पास्ट टेंस. ओके, टोल्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टेल. दैट से जोड़ा गया है ना. एम हैमल ने स्टूडेंट से कहा था कि, दैट मीन्स की. इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज, यह उनकी लास्ट फ्रेंच लेसन है. देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. एज एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की तरह. हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन मीन्स बर्लिन से जो आया था ऑर्डर की, फिर से दैट लगा हुआ है, राइट. हेंसफोर्थ ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सिंस फ्रॉम हियर, यानी फ्यूचर में जो होगा, अब इसके बाद. हेंसफोर्थ मीन्स इसके बाद. एक जो ऑर्डर आया होता बर्लिन से कि उसके बाद, यानी ये जो लास्ट लेसन था इसके बाद. ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. देखिए ये इतना बड़ा सेंटेंस है, आप चाहें तो आप इसको अलग अलग टुकड़ों में भी कर सकते हैं. एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन. एन ऑर्डर कम्स फ्रॉम बर्लिन और कम्स फ्रॉम जर्मन गवर्नमेंट. In future, henceforth means in future, only German language will be taught. Was to be taught लिखा हुआ है ना, यह पढ़ाया जाने वाला था. क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं ये पुरानी बात हो चुकी थी, लेकिन उस समय उन्होंने क्या कहा था, पढ़ाई जाएगी. German language will be taught
इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। यहाँ पर थोड़ा सा पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल किया गया इस सेंटेंस के लिए, ध्यान रखें। ओके, तो इसके आप ये जो पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा है, हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में भी लिख सकते हैं। दिस अनाउंसमेंट सीम्ड, ये जो अनाउंसमेंट था टीचर्स ने, एम हेमल ने जो अनाउंसमेंट किया था, सीम्ड ये प्रतीत होता था, सीम्ड इज द पास्ट टेंस, सीम्ड टू द थंडरक्लैप टू फ्रेंच एज ही वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड ऑन हियरिंग देम। ये जो अनाउंसमेंट था ये थंडर क्लैप से, फ्रेंच को थंडर क्लैप लगा था, थंडर क्लैप यानी कड़क तमाचा हम इसको कह सकते हैं ना, फ्रेंच को लगा था कि भाई वो तो बहुत सरप्राइज हो गया था, ही वाज सरप्राइज, हु वाज सरप्राइज, फ्रेंच वाज सरप्राइज। क्यों हो गया था? बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट, बिकॉज दैट लेसन वाज द लास्ट लेसन। ओके, सो फ्रेंच सरप्राइज एंड शॉक्ड ऑन हियरिंग देम, शॉक्ड सरप्राइज था और शॉक्ड था। ओके, शॉक्ड ऑन हियरिंग देम ये सुनकर, तो बस इस तरह का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन, व्हाई? अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है आप तो समझ गए होंगे। हु वर, अब हु से जो क्वेश्चन होता है ना, आप जानते होंगे कि भाई इसमें किसके लिए पूछा है, कौन। हु मीन्स होता है कौन, यानी पर्सन्स के बारे में बताना होता है, वो लोग कौन थे। एंड आल्सो ये पास्ट टेंस है ना, हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंच, ऑन द बैक बेंच, हु वर सिटिंग कौन बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस पर, बैक बेंचेस पर, ऑन द बैक बेंचेस। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, के दौरान, ये कोई कार्यक्रम कोई काम होते रहता है उसके दौरान, उसके दौरान, उसके लिए वर्ड यूज होता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग। जैसे आप अभी पीरियड्स के दौरान पढ़ रहे हैं या कोई डिस्टर्ब करे तो आपको ठीक नहीं लगेगा ना, तो उसके ड्यूरिंग वर्ड यूज होता है। ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन, एम हेमल के लास्ट लेसन के ड्यूरिंग बैक बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे, राइट। पहले तो ये पूछा है कौन बैठे थे, हु वर सिटिंग, और क्यों बैठे थे भाई, व्हाई, क्यों बैठे थे। चलिए आंसर बड़ा सिंपल सा है, सम ऑफ द एल्डरली पीपल, एल्डरली विलेजर्स, सम ऑफ द एल्डरली विलेजर्स, या सम ऑफ द लिखा हुआ या फिर कुछ लिख दें हम, सम एल्डरली पीपल फ्रॉम द विलेज वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, ऑन द सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, ये तो आप लिख ही सकते हैं। ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन, एम हेमल्स लास्ट लेसन, ये तो वही बात है कि ये जो क्वेश्चन में लिखा था हमने उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में लिख दिया, राइट। द विलेजर्स हैड कम देयर टू अटेंड हिज लास्ट लेसन, द विलेजर्स हैड कम, ये आए हुए थे, कम देयर वहां पर आए हुए थे, टू अटेंड हिज लास्ट लेसन अटेंड करने, एज इट वाज देयर वे ऑफ पेइंग, इट वाज देयर वे ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू द मास्टर, वो टीचर को रिस्पेक्ट दे रहे थे। हु हैड गिवन 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस टू द स्कूल, हु हैड गिवन 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये लिखा है, उन्होंने दिया था, किसने, हु हैड, टीचर्स ने जो दिया था, गिवन 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, भरोसेमंद सर्विस के 40 साल जो दिए थे, सर्विस टू द स्कूल को। तो अब आप इसको अपने वर्ड्स में छोटे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं या फिर इसको भी याद कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनके जो पार्ट्स हैं, सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसको आप आगे पीछे भी कर दें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एम हेमल रिप्रोच हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस इन स्टडीज, व्हाई डज एम हेमल रिप्रोच, देखिए क्यों करता है, यहाँ डज लिखा हुआ है ना, मतलब ये करंट की बात पूछ रहा है, प्रेजेंट टेंस में ये बात पूछी जा रही है। व्हाई डज एम हेमल रिप्रोच, एम हेमल रिप्रोच क्यों करता है हिमसेल्फ खुद को, फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस इन स्टडीज, स्टडी में असंतोषजनक उन्नति, ये बहुत ज़्यादा शुद्ध ट्रांसलेशन हो गया है, तो स्टडीज में अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स लिखा है ना, ये ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट यदि एक होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यदि ये प्लूरल में होगा तो ऑलरेडी प्लूरल हम इसको बनाएंगे, लास्ट में ये अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्टूडेंट्स यानी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स के अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस के लिए, स्टडी में स्टूडेंट के अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस के लिए एम हेमल अपने आप को दोषी क्यों मान रहे थे, क्यों मानते हैं, सॉरी व्हाट डज लिखा नहीं, क्यों मानते हैं। तो ये आप शुरू के लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए अब इसको देखते हैं, क्यों मानते थे भाई। एम हेमल हैड बीन रेदर इरेगुलर, एम हेमल हैड बीन रेदर इरेगुलर, कभी कभी, रेदर मीन्स कभी कभी, इरेगुलर होते थे एज अ टीचर, बिसाइड्स, साथ ही ही हैड ऑफन सेंड द स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स, क्योंकि कभी कभी ना ऑफन यानी कभी कभी सेंड टू द स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स, वाटरिंग हिज प्लांट्स,
यानी उसके जो प्लांट्स लगे होते उसमें वाटरिंग करने के लिए। एंड वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब कभी वो फिशिंग के लिए जाते थे, ही जस्ट गेव देम अ हॉलीडे। भाई जब एम हैमल अपनी फिशिंग के लिए जाते थे उनकी शौकिया तौर पे, तो ही जस्ट गेव देम अ हॉलीडे, वो उनको छुट्टी दे देते। सो ही रिप्रोच्ड हिमसेल्फ, अपने आप को हिमसेल्फ मिलकर अपने आप को उन्होंने दोषी माना। फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस इन स्टडीज, स्टडी में अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस के लिए अपने आप को उन्होंने दोषी माना। ठीक है, तो क्यों माना था भाई? तो इसमें 2-3 रीजन आप लिख सकते हैं। द फर्स्ट रीजन इज whenever, एक तो आप ये लिख दें, he went to go to fishing, they just gave students holiday, and other thing is they sent his students to water his plants, यानी उनके प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए पहुंचाते थे, या फिर जब वो फिशिंग के लिए जाते थे तो बच्चों को छुट्टी देते। बस 2 ही रीजन है, मात्र 2 रीजन है। ओके, तो ये इसलिए वो अपने आप को दोषी मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स डिड एम हैमल राइट ऑन द बैकग्राउंड? व्हाट वर्ड्स डिड एम हैमल राइट ऑन द बैकग्राउंड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास? व्हाई डिड दे मीन? समझिए इस बात को। व्हाट वर्ड्स, ये क्वेश्चन होगा पूरा ना, कौन से शब्द डिड, अभी चलिए पास्ट टेंस में पूछ लिया भाई। व्हाट वर्ड्स डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड पर एम हैमल ने कौन से वर्ड लिखे थे? अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लिखा है, बैक बोर्ड होगा तो बैक बोर्ड लिखिए, ब्लैक बोर्ड होगा तो ब्लैक बोर्ड लिखिए, लेकिन फर्क होता है दोनों में, है ना। चलिए, कौन से शब्द लिखे हुए थे? बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, जो लास्ट क्लास थी उसको डिसमिस यानी उसको समाप्त करने के पहले, जस्ट पहले लिखा था ना, आपने देखा होगा स्टोरी में। क्लास को डिसमिस करने के जस्ट पहले उन्होंने ब्लैक बोर्ड के कौन से वर्ड लिखे थे? व्हाई डिड दे मीन, उनका क्या अर्थ होता है? व्हाई डिड दे मीन, क्यों लिखा था भाई, क्यों लिखा था? तो कौन से वर्ड लिखे थे, क्वेश्चन है। व्हाट वर्ड्स एम हैमल रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड व्हाई, क्यों लिखा था? चलिए आंसर देखें। बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास एम हैमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोड द फ्रेज। राइट, ये तो आप जानते हैं, ये तो समझ गए होंगे। वे वाले फ्रांस से, ये तो लिखा था ना। एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा जितना वो लिख सकते थे। एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा जितना वो कर सकते थे, यानी बहुत बड़े वर्ड्स में, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट में लिखा था। दैट्स वर्ड्स मीन, इनका अर्थ क्या होता है देखिए। लॉन्ग लाइव फ्रांस, यानी फ्रांस हमेशा जिंदा रहे। एंड स्पोक ऑफ एम हैमल्स ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, और जो एम हैमल का जो प्यार था उसके देश के प्रति, उसके कंट्री के प्रति जो लव था उसको बताता था। एंड हिज डीप सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, और पेट्रियोटिज्म तो आप जानते हैं ना, देशभक्ति, उसका जो पेट्रियोटिज्म के प्रति जो गहन अनुभूति उनकी थी वो दर्शाता था। तो क्या लिखना है हमें? ऑन द लास्ट क्लास एम हैमल रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड विव वाले फ्रांसे, एंड दिस फ्रेज मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, एंड आल्सो he loved his country as well as language, and it was a deep sense of patriotism। देखिए, सिर्फ लिखा ही नहीं, हम इसको अपने वर्ड्स में बोलने की भी तो कोशिश करें, तब तो हम जितना भी याद रहे उतना हम लिख पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट मेड एम हैमल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन? व्हाट मेड एम हैमल क्राई टुवर्ड्स की तरफ, टुवर्ड्स ये हेल्पिंग वर्ड या मोडल है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। व्हाट मेड एम हैमल क्राई, एम हैमल कौन से शब्दों से एम हैमल रोने लगे थे? टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, उसके लास्ट लेसन, एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, इतना समझिए, एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, लास्ट लेसन की समाप्ति पर, लास्ट लेसन की समाप्ति पर, एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, उसके लास्ट लेसन की समाप्ति पर। ऐसे कौन से शब्द थे जो जिससे एम हैमल क्राई कर रहे थे, रो रहे थे? आंसर देखें। एम हैमल हैड टॉट फ्रेंच एट द स्कूल फॉर द लास्ट 40 years। कितने साल से पढ़ा रहे थे? 40 years से। एम हैमल हैड टॉट फ्रेंच एट द स्कूल फॉर द लास्ट 40 years। राइट, आप इसको दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं। एम हैमल हैव बीन टॉट फ्रेंच लैंग्वेज एट दैट स्कूल फॉर लास्ट 40 years। ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल। भाई कोई भी टीचर अपनी स्कूल से इमोशनली अटैच होता है, स्टूडेंट भी होते हैं, स्कूल से इमोशनली अटैच होते हैं,
जैसे आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्कूल को मिस कर रहे हो ना. ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल एंड वॉज रियली हार्ट ब्रोकन टू लीव. एंड वॉज रियली हार्ट ब्रोकन टू लीव. भाई कोई व्यक्ति 40 साल से 40 ईयर्स से कंटिन्यू सर्विस दे रहा है और वो अपने स्कूल को लीव कर दे, छोड़ दे, तो भाई डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन कंडीशन बनती है. एंड वॉज रियली हार्ट ब्रोकन टू लीव, छोड़ने पर हार्ट ब्रोकन हो रहा है यानी दिल टूट रहा है. ऑल दिस मेड हिम क्राई, ऑल दिस मेड हिम क्राई टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लेसन. और ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसके क्राई के लिए इस लास्ट लेसन की समाप्ति पर पर्याप्त हैं. तो क्या आंसर लिखेंगे हम इसमें? मिस्टर हेमल वॉज गिविंग देयर सर्विस टू दैट स्कूल फॉर लास्ट 40 years. And when someone want to go to leave that school, so generally all the teachers are very emotionally attached to their schools as well as students. भाई आप भी जब 12th के बाद में जब स्कूल छोड़ते हो ना तो तकलीफ तो होती है. तो ये इन सब ये जो वर्ड्स थे, ये जो चीज़ें थी, इसके कारण भी एम हेमल रो रहे थे यानी वो दुखी थे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What did M. Hamel tell them about the French language? What did M. Hamel tell them about the French language? देखिए डिड लिखा है ना. एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? व्हाट डिड एम हेमल टेल, व्हाट डिड एम हेमल टेल, एम हेमल ने क्या कहा था अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में. व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई, व्हाट डिड ही आस्क देम, उन्होंने क्या पूछा था करने के लिए और क्यों पूछा था. हाँ सर. M. Hamel told his students that the French language was the most clearest, most logical and most beautiful language in the world. भाई ये तो कहा था ना एम हेमल ने लास्ट में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? फ्रेंच लैंग्वेज was the most clearest, most logical and beautiful language in the world. ये तो कहा था ना. He asked them to safeguard the French language. He asked them to safeguard to the French language. उन्होंने safeguard यानी सुरक्षित करने के लिए कहा था. And never forget it because when people are enslaved, the only to unlock the key to their prison is by means of their language. भाई जेल में नहीं रख सकते हैं, अनलॉक जेल में नहीं रख सकते और इसको अनलॉक करना होगा इस बाय मीन्स ऑफ देयर लैंग्वेज. लैंग्वेज को आप कैद नहीं कर सकते, कैद नहीं कर सकते. राइट. तो बस ये बड़ी सिंपल सी कहानी है, हालांकि बस लिखना है आपको. Next question. What did French see when he passed the town hall? What did French see when he passed the town hall? ये what did French see? What did French see? इतना समझिए. फ्रेंच ने क्या देखा था? अब ये when लिखा है ना, जब, यहाँ पर कब नहीं होगा. when means जब, जब he passed the town hall, he passed the town hall, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था. बस सिंपल सा है. आंसर. When French passed the town hall, he saw a crowd in front of bulletin board. वैन, देखिए वैन से लिखा है मतलब ये अफर्मेटिव है, इसके बाद जस्ट सब्जेक्ट आया है. वैन फ्रेंच पास द टाउन हॉल ही सा अ क्राउड, ही सा अ क्राउड, ही सा अ क्राउड, उसने एक भीड़ देखी. इन फ्रंट ऑफ, एक साथ होता है ना, इन फ्रंट ऑफ के सामने में, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो सोच रहा था कि, अब व्हाट आया ना, ही थॉट टू हिमसेल्फ, खुद से, व्हाट द मैटर वाज, क्या बात होगी भाई, व्हाट द मैटर वाज, व्हाट द मैटर वाज, पास्ट टेंस में बताना है हमको ना. व्हाट द मैटर वाज एंड व्हाट बैड न्यूज़ अवेटेड देम, व्हाट बैड न्यूज़ अवेटेड देम, कौन से खराब समाचार मिलने वाले हैं. क्योंकि भाई इसके पहले लेसन में आपने देखा होगा बुलेटिन बोर्ड से खराब यानी बैड न्यूज़ ही आया करती थी ना, बैड न्यूज़ ही. तो बस इसीलिए वो टाउन हॉल से गुजर रहा था तो ये बात देखा था कि बहुत सारी भीड़ हो गई थी, क्राउड सॉरी, बहुत सारी उसमें क्राउड थी इन फ्रंट ऑफ अगेंस्ट द बुलेटिन बोर्ड. और क्या देखा था कि वो व्हाट वाज द मैटर एंड व्हाट बैड न्यूज़ अवेटेड देम, है ना, कौन सी बैड न्यूज़ आने वाली थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज टू सी डैश डैश डैश. व्हाट सरप्राइज्ड द फ्रेंच मोस्ट इन द क्लास? बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज टू सी. भाई लेकिन बट द थिंग दैट्स, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सरप्राइज करेगी मुझे, मोस्ट वाज टू, सबसे ज़्यादा था कि क्या देखने में लगा था. और भी है, व्हाट सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट इन द क्लास, सबसे ज़्यादा सरप्राइज फ्रेंच को क्या लगा था भाई क्लास में. व्हाट सरप्राइज इवेंट्स बाय सीन बाय फ्रेंच, फ्रेंच के द्वारा कौन सी सरप्राइजिंग चीज़ देखी गई थी जो क्लास में. आंसर देखें. द थिंग्स दैट सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट वाज टू सी द एल्डरली विलेजर्स सीटेड ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास. द फर्स्ट सरप्राइजिंग चीज तो यही थी ना, बिकॉज द एल्डरली विलेजर्स ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस ऑफ दैट क्लास.
क्लास के लास्ट की जो बैक बेंच थी उस पर विलेजर्स बैठे हुए थे. इट सरप्राइज हिम एज दे हार्डली यूज टू कम टू अटेंड द क्लास अर्लियर. सरप्राइज थी कि भाई जब वो क्लास में आते थे, जनरली वो आते नहीं थे ना, हार्डली यूज यानी कम, बहुत कम आते थे, बहुत कम. जो पेरेंट्स थे वो आते नहीं थे. भाई उस दिन कैसे आ गया, सारे के सारे पीछे बैठे हैं. बस ये सरप्राइजिंग था, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन. हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट. फ्रेंच ने क्या रिएक्ट किया था टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन. फ्रेंच ने क्या रिएक्ट किया था डिक्लेरेशन पे, मतलब जो अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई ये लास्ट क्लास है, कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, दैट इट वाज देयर फ्रेंच लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन. ओके, आंसर देखें. द फ्रेंच टीचर एम हेमल अनाउंस दैट ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज दैट day because the orders had come from Berlin, come from German, to teach only German in the schools of Alsace-Lorraine. In future, in that district, only German language will be taught. सिर्फ पढ़ाई जाएगी in the district of Alsace-Lorraine. On hearing this, ये सुनने पर, all the students as well as French, सारे students, साथ ही French भी, felt very sorry, बहुत दुख हुआ, very sorry that they would not be learning their mother tongue in future, ताकि वो फ्यूचर में अपनी मदर टंग नहीं पढ़ पाएंगे. French regretted not having learned his lesson. French regretted not having learned his lesson. अब भाई उसके बाद वो नहीं पढ़ पाएगा, तो इस बात के लिए वो दुखी था, खेद व्यक्त कर रहा था, रिग्रेट हो रहा था, यानी दुखी हो रहा था. ओके, तो बस यही तो था, बस आपको लिखना है इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the order from Berlin and what chance did it cause in the school? What was the order? What was the order? कौन सा ऑर्डर था? From Berlin, बर्लिन से. And what changes did? कौन से चेंजेस होने वाले थे? Did it cause in the school, स्कूल में जो कारण होने वाले थे, कौन से चेंज होने वाले थे? जानते हैं ना आप कौन सा ऑर्डर था? आप जानते. The order from Berlin stated that only German will be taught in the school of Alsace-Lorraine. Okay. Due to this, an unusual silence prevailed in the school. Unusual silence हो गया था. M. Hamel became soft in speaking to the student. बहुत softly बात कर रहे थे, है ना. फ्रेंच भी परेशान नहीं था. While students realize the importance of their language, ताकि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बच्चों को समझ में आ सके. राइट. चलिए, तो ये है फ्रेंच जो ऑर्डर आया था कि भाई इन फ्यूचर दे विल नॉट learn French language in future. They will not learn French language. और ये सब चीज़ थी. तो इनका जो इम्पोर्टेंस यही है कि लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज के बारे में ये लेसन था. बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे. चलिए, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लेसन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अस. जय हिंद.